Good morning, students. In this video, I am going to start Puritan age. After the death of James I in 1625, the new monarch Charles I took religious persecution to a new level. James I. In the Jacobean age, there was the kingdom of James I, and after the death of James I, the new monarch Charles I took religious persecution to a new level. देखिए ये जितने भी राजा हुए, जेम्स फर्स्ट हो, चार्ल्स फर्स्ट हो, ये लोग रिलीजियस परसिक्यूशन, एक लोगों को जो है रिलीजियसली उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। पार्लियामेंट बनी हुई थी लोगों के अधिकार के लिए, उसको अपोज करते थे, उनके फेवर में नहीं थे, अपनी ही चलाते थे। तो ही वॉज आस्क्ड बाय द पार्लियामेंट टू साइन द पेटिशन ऑफ राइट्स। और जो पार्लियामेंट यानी सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, जो लोगों के हित में काम करते थे, लोगों की राइट्स के लिए काम करते थे, उनकी अपनी एक ग्रुप था जिसे पार्लियामेंट कहा जाता था। तो उससे भी कहा गया कि जो है वो एक पेटिशन को साइन करे जिसपे कि लिखा था कि लोगों को उसके अधिकार जो है उनके सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। बट ही कंटिन्यू टू शो ओपन डिसरिगार्ड टू पार्लियामेंट एंड पीपल। लेकिन उसने जो है अपना डिसरिगार्ड ही वहाँ पर शो किया पार्लियामेंट के लिए और लोगों के लिए। He also suffered unsuccessful foreign expeditions और to France etc. मतलब एक तरह से वो बहुत ही अनसक्सेसफुल था। उसने कुछ फॉरेन ट्रिप्स किए डेट वर ऑल्सो अनसक्सेसफुल, वे भी अनसक्सेसफुल रहे। आफ्टर द सिविल वॉर इन 1642, देखिए तो उस टाइम पर देयर वॉज अ डिवीज़न इनटू द कैवेलियर्स और रॉयलिस्ट। दो ग्रुप बन गए थे लोगों के उस टाइम पर, सिविल वॉर के टाइम पर, जिसमें दो लोग थे। एक तो कैवेलियर्स थे, मतलब ये सिविल वॉर ही तब हुई थी जब पहले ही दो ग्रुप बन गए थे, जिसमें दो तरह के ग्रुप बन गए थे। एक तो कैवेलियर्स और रॉयलिस्ट का ग्रुप था जो फेवर में थे राजा के, जिसमें क्लर्जी मैन थे, नोबिलिटी थे। नोबिलिटी यानी कि हाई सोसाइटी के लोग थे, रिच पीपल थे, दोज इन फेवर ऑफ द किंग, जो कि किंग के फेवर में थे। और एक दूसरा ग्रुप बन गया था एंड राउंड हेड्स और पार्लियामेंट्रीज, मिडिल क्लास एक्सेट्रा, दोज वर इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के फेवर में थे। कोई थोड़ा आगे पीछे हो जाए। Charles I was not in the favor of parliament, so he didn't sign the petition of rights. उसने petition को साइन नहीं किया and he continued to show open disregard to parliament and people. उसने disregard अपना मतलब वो he was in the opposition party of the parliament, पार्लियामेंट के अपोज था वो। he also suffered unsuccessful foreign expedition to France, साथ ही उसने कुछ फॉरेन ट्रिप्स भी किए फ्रांस तक के, लेकिन वो उन सब में भी अनसक्सेसफुल रहा। आफ्टर द सिविल वॉर इन 1642, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 1642 में। उससे पहले दो ग्रुप बन गए थे लोगों के एंड फर्स्ट ग्रुप वॉज फेवर इन द किंग के फेवर में थे, जिसमें आपके कुछ क्लर्जी मैन थे, कुछ हाई सोसाइटी के लोग थे, कुछ उसमें रिच पीपल थे जो कि किंग के फेवर में थे। क्योंकि उनका जो फ़ायदा था वो किंग के फेवर में ही था। अगर वो किंग के फेवर में ना होते तो क्लर्जी मैन जो है वो अपना लोगों पे जो उनका डिक्टेटरशिप चल रही थी धर्म के मामले में, रिलीजियस फ्रीडम वे लोगों को नहीं देते थे, तो वो फिर उनके हाथ से वो सब निकल जाता। इसी तरह से देयर वर अनदर ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट्रीज जो पार्लियामेंट के फेवर में थे, जिसमें मिडिल क्लास पर्सन्स थे, वे इस फेवर में थे। तो इस तरह से दो ग्रुप वहाँ पर बन गए थे, रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंट्रीज। इनके बीच में जब सिविल वॉर हुई तो सिविल वॉर के बाद जो है चार्ल्स फर्स्ट हार गया और वो वहाँ से चला गया। तो सिविल वॉर हैड द प्यूरिटन्स टू सेट अप द कॉमनवेल्थ, और उसके बाद एक नए एरा का जन्म हुआ, डेट वाज द कॉमनवेल्थ एरा। और इस कॉमनवेल्थ एरा का लीडर कौन था? ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल वॉज एबल टू गैल्वेनाइज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ड्यूरिंग प्रोटेक्टोरेट अप अंटिल 1660, और उसने जो है अपनी लीडरशिप रखी, उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी करने की, यानी कि वो पूरे राज्य को वो संभालने के वो उसमें था, उसकी में कैपेबिलिटी थी। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ एरा जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल के नाम पर बना है। और इसमें जो है ओलिवर क्रॉमवेल उस टाइम पर लीडर रहा और उसने 1660 तक
1660 तक वो प्यूरिटन एज में रहा, इसको प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, और 1660 तक वो लीडर बना रहा जब मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड। उसके बाद फिर से वही चार्ल्स सेकंड बना, तो दोबारा से वही साम्राज्य हो गया राजा का, तो तब तक जो है वो ओलिवर क्रॉमवेल ही लीडर रहा। और ये जो प्यूरिटन्स थे, इन्हें क्या कहा जाता था? प्यूरिटन्स भी कहा जाता था। प्यूरिटन्स केम टू अमेरिकन लैंड, और ये जो प्यूरिटन्स थे ये अमेरिकन लैंड से आए थे इन सर्च ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी वो अपनी एक रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे। जो एंग्लिकन चर्च और हाई चर्च थे जो कि लोगों पर अपना चलाते थे, लोगों की डिक्टेटरशिप थी जिनके ऊपर, वो चाहते थे कि हमें उनसे आज़ादी मिले। एंड परसिक्यूशन ऑफ द प्यूरिटन्स, और वे ये भी चाहते थे कि प्यूरिटन्स का परसिक्यूशन यानी उनका उत्पीड़न, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी ख़त्म हो अंडर द किंग एंड द क्वीन ऑफ द टाइम। ये जो उस टाइम पे पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, उसके बाद किंग चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, यानी जितने भी राजा और रानी हुए हैं उस टाइम पे जो इनका प्यूरिटन्स का उत्पीड़न किया जाता था, तो वे चाहते थे ये सब भी ख़त्म हो। The prominent writers, the famous writers of the age are William Bradford, John Winthrop, एडवर्ड टेलर एक्सेट्रा। और उस टाइम के ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स थे जिनमें विलियम ब्रैडफोर्ड, जॉन विंथ्रॉप और एडवर्ड टेलर का नाम फेमस है। विलियम ब्रैडफोर्ड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट प्यूरिटन लाइफ इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फॉक्स, और विलियम ब्रैडफोर्ड वॉज ऑल्सो फेमस इन द प्यूरिटन्स, वे भी प्यूरिटन्स के फेवर में थे, और उन्होंने प्यूरिटन लाइफ के बारे में लिखा, उनकी ऑनेस्टी के बारे में लिखा, उनके हार्ड वर्किंग के बारे में लिखा। ही सेलिब्रेटेड द हीरोइज्म ऑफ द सिंपल और ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने साथ ही सिंपल और ऑर्डिनरी लोगों के हीरोइक डीड्स के बारे में भी अपने राइटिंग में बताया। John Winthrop also described the various enterprises of the Puritan life, with spirituality being the ultimate objective। और जॉन विंथ्रॉप ने भी जो है प्यूरिटन लाइफ को एंटरप्राइज किया, उसके बारे में लिखा, और स्पिरिचुअलिटी, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी, जो रिलीजियस वो मानते थे, जो भी धर्म के काम में करते थे, उन सब के बारे में भी उन्होंने लिखा। रूटीन लाइफ, देयर वर एक्टिविटीज़ लाइक गवर्नेंस, ट्रेडिंग एंड फार्मिंग, और इन राइटर्स ने रूटीन लाइफ के बारे में लिखा जिनमें कुछ एक्टिविटीज़ थी, जिसमें ट्रेडिंग है, फार्मिंग है, ये सब फेमस है। द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द एज इन इंग्लैंड वॉज जॉन मिल्टन, और उस टाइम के जो सबसे फेमस राइटर माने जाते हैं ही वॉज जॉन मिल्टन, विद वर्क्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, और उनका जो सबसे फेमस वर्क माना जाता है डेट वॉज एन एपिक पैराडाइज लॉस्ट। Some other works are John Bunyan's The Pilgrim's Progress, Walton's Complete Angler, and Sir Thomas Browne's Religo Pedigree. These were some famous works of the Puritan age, and these were some famous writers. Now, the Puritan age literature themes. What were the themes of Puritan age? The common themes include religious and political idealism. जो राइटर्स थे वे अपनी थीम जो लेते थे वो रिलीजियस थीम होती थी या पॉलिटिकल आइडियलिज्म, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। देयर इज़ आल्सो एन इंस्टांस ऑन प्रैक्टिकलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ऑफ डे टू डे लाइफ, जैसा कि अभी आपने पीछे भी देखा कि ये जो है रोज़मर्रा के जो उनके डेली के लाइफ के जो काम होते थे, प्रैक्टिकल थीम को लेकर वे अपनी प्यूरिटनिज्म लिटरेचर लिखा गया। The religious discourse emphasizes the concept of predestination and inevitability of sin and a strong sense of guilt and shame। और जो रिलीजियस डिस्कोर्स, जो उस टाइम के रिलीजियस थीम्स होती थी, उसमें जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था कि प्रीडेस्टिनेशन एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ सिन, जो सिन है उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम, पाप से हटाने के बातें उसमें रिलीजियसली जो थीम थी उनमें ये बात होती थी कि पाप आदमी को नहीं करने चाहिए, क्या सिन है, क्या पाप है, क्या गलत काम है, और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो ही शुड रिपेंटेंस ऑन डैट रॉन्ग वर्क, उसको पछतावा होना चाहिए, उसको गिल्ट होना चाहिए, उसको शेम फील करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए उसको कि वो उस पर शर्मिंदगी करे। There is heavy uses of symbolism, especially from the religious scripture। जो भी रिलीजियस थीम ली जाती थी उसमें सिम्बोलिज्म होता था, प्रतीक, बहुत ही ज़्यादा सिम्बल्स दिखाए जाते थे। द एज इज़ नॉन फॉर द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ बाइब्लिकल टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टामेंट एंड बुक्स लाइक द बुक ऑफ जेरेमिया। ये जेरेमिया उस टाइम की बुक्स थी, और जो एक बाइबल से ली जाती थी थीम, बाइबल की स्टोरीज़ ली जाती थी, उनको लिटरेचर में डाला जाता था। द जेंडे नॉन एज जेरेमियाडाज वॉज स्प्लिट इनटू 3 पोर्शन, और ये जो उस टाइम एक जेरेमियाडाज उस टाइम पर एक नई
टाइप की लिटरेचर हुआ था वो 3 भागों में बटा हुआ था। द फर्स्ट एक्सटॉल द फेथ ऑफ द पास्ट जनरेशन। उसमें कहा जाता था कि जो भी हमारी पास्ट जनरेशन है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे बीत गए हैं, उस पर विश्वास हमें करना चाहिए। द सेकेंड डेनिग्रेटेड द सिंस ऑफ द प्रेजेंट एज। साथ ही जो सेकेंड जो पार्ट था उसमें बताया जाता था कि उस टाइम पर प्रेजेंट एज में जो भी गलत काम हो रहे हैं, जिनको कराया जा रहा है, वो क्या गलत है और उनमें जो पाप है वो क्या चीज़ है। एंड द थर्ड मेक अपील्स फॉर रिपेंटेंस। और जो थर्ड पार्ट था उसमें बताया जाता था कि जो है किस तरह से हमें अपने सिन पर, हमें अपने गलत कामों पर पछतावा होना चाहिए। There were an influence of natural phenomena like earthquakes, fires, floods, etc. as the people of the age were interested in learning about nature and the sign for God's design in nature. कुछ उस टाइम के जो नेचुरल फेनोमेना थे, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड वगैरह, उसके ऊपर भी लिटरेचर में लिखा जाता था। अदर थीमेटिक वर्क्स इंक्लूड द आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन, रीजनरेशन। रिफॉर्मेशन और रीजनरेशन की बात की जाती थी। यूनिटी और फ्री चॉइस की बात की जाती थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्ड के बीच में स्ट्रगल की बात उसमें की जाती थी। ये कॉन्सेप्ट होते थे। As most families visited the church and attended religious sermons, the writing itself reflects the biblical style of construction. There was also demonization of the native Indians who were described as followers of Satan. और उसके साथ ही कुछ रिलीजियस सरमन्स की बात की जाती थी। और मतलब हर जो भी वहाँ के उनके टॉपिक थे वो रिलीजन से रिलेटेड उस टाइम पर प्यूरिटन एज में लिखा गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।